कर दी ना वही वाली गलती। आप पढ़ तो ये वाला पॉइंट रहे हो, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आ रहा है, ना कि ये वाला पॉइंट उठ कर आ रहा है। अच्छा, आप जरा ये वाला पॉइंट पढ़कर देखो। आप पढ़ तो ये रहे हो, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आ रहा है। आप ये क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे? अच्छा, अब आप एक बार ये वाला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन इस तरीके से आ रहा है। अगर आपने ये चैप्टर पहले पढ़ लिया है या कहीं से और से पढ़ लिया है और आप फिर भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो आपका वो तरीका गलत है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन जिस टाइप से बनकर आ रहे हैं ना, आप वही नहीं पढ़ रहे हो। आज की इस क्लास के अंदर पावर शेयरिंग सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर मैं आपको पूरा समझाऊंगा, और ना कि सिर्फ चैप्टर, एग्जाम में जो इस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है, सारे टॉपिक्स नहीं पढ़ना आपको, कहीं आप सब कुछ पढ़ने लग जाओ। सिर्फ यही टॉपिक्स एग्जाम में आएगा, और इन टॉपिक्स के अंदर क्या आने वाला है मैं आपको ये नोट्स भी दे दूंगा, और आज के इस वीडियो में पूरा समझा दूंगा चैप्टर के साथ वो सारे क्वेश्चन। मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है डिग्निटी चैनल पे। आज की ये वीडियो पावर शेयरिंग का हेडशॉट है, वन शॉट नहीं, वो तो आप सब जगह देख रहे हो। हेडशॉट का मतलब होता है जो सीधे आपके खोपड़े में घुसे और वही क्वेश्चंस सेम टू सेम डिट्टो जो आपके एग्जाम में आ जाए। मैं आपको यही बताने वाला हूं। एक नजर हम टॉपिक पर डाल लेते हैं कि कौन सा टॉपिक इस वाले चैप्टर से आने वाला है। ये देखिए, पहला टॉपिक ये है जो हाई प्रायोरिटी पे है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे इसको रखा गया है। क्यों? क्योंकि ये आएगा आपके एग्जाम में 5 मार्क्स में। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, चाहे हिंदी मीडियम में हो या इंग्लिश मीडियम में हो, मैं दोनों मीडियम के स्टूडेंट को समझाऊंगा, टेंशन मत लेना, स्लाइड्स के अंदर दोनों मीडियम में लिखा हुआ है। क्लियर है? अच्छा, एंड जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें से भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो एमसीक्यू किस में से आएगा और लॉन्ग क्वेश्चन किस में से आएगा अभी बताने जा रहा हूं, और वो पीडीएफ जिसके बारे में आपको बता रहा हूं ना, अभी आपको दे दूंगा, बस डाउनलोड कर लेना उसको। क्लियर है? ये आपको समझ में आ गया टॉपिक्स, बस आपको यही पढ़ना है। अब टॉपिक को शुरू करते हैं। पावर शेयरिंग का मतलब क्या है? मान लो आप पिज्जा खा रहे हो और उस पिज्जा को 4 टुकड़ों में बांट दो, एक टुकड़ा किसी और को दे दो, एक किसी और को दे दो, एक अपने दोस्त को दे दो, एक अपनी उसको दे दो, तो टोटल 4 टुकड़े हो गए। तो किसी भी चीज को शेयर करना, अब जब बात पावर की आ रही है तो पावर को शेयर करना, दैट इज कॉल्ड पावर शेयरिंग। यानी कि जो शक्ति है ना उसको बांट दो। जैसे घर में होता है ना कि पैसा लड़वा देता है किसी भी चीज को, 2 भाइयों को लड़वा देता है, 2 घरों को लड़वा देता है, सेम पावर भी वैसा ही है। अच्छा, एक एग्जांपल देता हूं आपको मैं। मान लो आप किसी शादी पार्टी में, हाँ वही फूफा जी, या तो उन्होंने ड्रिंक कर ली, वो डीजे पे जाकर बैठ जाते हैं। अब यही वाला गाना बजेगा, वही 80s और 70s वाले सॉन्ग्स जो आपको पसंद ही नहीं है। आप चाहते हो कि नहीं, मैं तो चाहता हूँ भोजपुरी सुनना, लगा बे लुजल लिपस्टिक है, और कुछ कहेंगे नहीं, मैं तो चाहता हूँ पंजाबी सॉन्ग सुनना, और कुछ कहेंगे नहीं नहीं, कंट्रोल मेरे हाथ में, मैं अपने पसंद से गाना लगाऊंगा। अब ये फूफा जी मान नहीं रहे, कंट्रोल इन्होंने अपने हाथ में ले लिया है, कितना गुस्सा आएगा। सोचो जब यही एक इंसान ऐसा खड़ूस बन जाए जो अपनी चलाने लग जाए कि नहीं मैं तो किसी की नहीं मान रहा भाई, तो इतने सारे लोग क्या करेंगे, झकमक, फिर तो भाई इनका डोमिनेंस हो जाएगा। ऐसा ही कुछ हुआ है, अभी आपको बताऊंगा हुआ क्या। अच्छा, मान लो एक क्लासरूम है जहाँ पे टोटल 100 स्टूडेंट्स है, और 100 में से 80 स्टूडेंट जो है ना वो बॉयज है और 20 है गर्ल्स। और मैम कह रही है कि एक गेम खेलना है, पहले वोटिंग करवाएंगे गेम कौन सा खेलना है। तो 2 गेम है, एक क्रिकेट है और एक बैडमिंटन है, तो इसमें से चूज करना है, जिस पर ज्यादा वोटिंग होगी वो जीत जाएंगे। तो 80 लोगों ने डिसाइड किया कि क्रिकेट खेलेंगे, यानी कि क्रिकेट पे 80 वोट आए और बैडमिंटन पे 20 वोट आए। लो भाई, क्रिकेट वाले यानी कि सारे बॉय जीत गए। मैम ने कह दिया अब क्रिकेट खेला जाएगा पूरे साल। लड़कियां बेचारी बहुत नाराज हो गई, नहीं नहीं तो बैडमिंटन ही खेलना है। अब यहाँ पे हुआ क्या, ये थे मेजोरिटी में और ये है माइनॉरिटी में, इनकी संख्या बहुत कम है, इनकी संख्या ज्यादा है, जाहिर सी बात है इनको तो जीतना ही था। अब हो क्या रहा है कि इनके अंदर जिलस आ रही है, अब ये जल रहे हैं इन लड़कों पे। तो पहले क्या करेंगे, इनको देखेंगे, फिर इन पे ये गुस्सा करेंगे, फिर थोड़े दिन बाद क्या होगा, इन्हीं का ये बैट लेंगे और इन्हीं को मारेंगे, इन्हीं को पेलना स्टार्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि गुस्सा बढ़ता हुआ जाएगा। और यही कॉन्फ्लिक्ट हमें पढ़ना है 2 देशों के अंदर, बेल्जियम और श्रीलंका। अब ये देश है कहां पे, क्या हुआ था, अभी जस्ट बताऊंगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। अब देखिए हुआ क्या कि बेल्जियम और श्रीलंका में कुछ लोग बहुत ज्यादा है और कुछ लोगों की संख्या कम है। तो जाहिर सी बात है कि जो लोग ज्यादा होते हैं ना वो कम लोगों पे अपना हुक्म चलाते हैं। तो बेल्जियम और श्रीलंका में ऐसा क्या हुआ जिसके वजह से सिविल वॉर शुरू हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो जैसे अभी हमने यहाँ पे एग्जांपल देखे ना, तो चलिए अब हम देखते हैं रियल एग्जांपल कि बेल्जियम श्रीलंका में क्या होता है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए बिल्कुल आसान तरीके से, ये है बेल्जियम। देखिए बेल्जियम की स्पेलिंग बी से शुरू हो रही है। तो बेल्जियम के अंदर भी माइनॉरिटी और मेजोरिटी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए, इन्होंने बैलेंस का रास्ता अपनाया। इन्होंने ऐसा नियम कानून बना दिया कि लड़ाई ना हो, यानी कि इन्होंने बीच का रास्ता अपनाया, बैलेंस बना लिया इन्होंने। लो भाई, बेल्जियम तो बच गया, वरना झगड़े फसाद हो सकते थे। लेकिन अब आ जाओ भाई श्रीलंका पे, एल एल मतलब क्या होता है, भाई एल लग गए, यहाँ पे होगी लड़ाई। क्या हो गया भाई,
यहाँ पे लड़ाई हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो मेजोरिटी में थे ना, उन्होंने माइनॉरिटी को दबा दिया, हो गया सिविल वॉर स्टार्ट, हो गया युद्ध स्टार्ट। लोग कर रहा था मना, होता है ना, कई लोग ऐसे बोलते हैं पापा लोग, है कर रहा था मना, क्यों कर रहा था ये, है हो गया ना, अब आया मजा, स्वाद आ गया। तो श्रीलंका में यही हो गया गड़बड़। अब ये कंट्री है, चलिए पहले जानते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा भारत ये रहा यहाँ पे, तो भारत से आप यहाँ हो गए ना यूरोपियन कंट्रीज में, यूरोप में टोटल आते हैं 44 कंट्रीज, और उन 44 कंट्रीज में ही बीच में यहाँ पे आप देखोगे तो एक कंट्री है बेल्जियम, जिसका कैपिटल है ब्रुसेल्स। क्लियर है। अब आप चाहो तो इसके जो नेबर्स कंट्री है इसको भी समझ सकते हो, मैं नहीं कह रहा कि रट लेना, बताऊं कैसे। ये देखिए, ये रहा ना बेल्जियम, इसके नीचे देखो क्या है, फ्रांस। अपने नीचे देखो क्या है, जो हाँ वही फ्रांस है वो, ठीक है, ऐसे याद कर लो आप। इसके ऊपर देखो क्या है यहाँ पे, क्या है यहाँ पे, नीदरलैंड, आपके ऊपर नीदरलैंड है, ऐसे याद कर लेना है। अच्छा इसके जस्ट बगल में क्या है, आपके बगल में कौन है? वो है जर्मनी। क्लियर है, वो कौन है, जर्मनी। और जस्ट नीचे यहाँ पे देखो ये है लग्जमबर्ग। बेल्जियम के 4 पड़ोसी हैं, फ्रांस है, जर्मनी है, लग्जमबर्ग है और ऊपर नीदरलैंड है। मेरे साथ बोलो, चारों का नाम याद हो गया ना, क्लियर है। अच्छा अब आ जाते हैं हम, भारत का एक और पड़ोसी है, वो है श्रीलंका। ये तो एक आइलैंड कंट्री है और जस्ट हमारे नीचे ही है, तमिलनाडु से तो 18 किलोमीटर दूरी है, बंदे पैदल भी नाप सकते हैं। तो ये 2 कंट्री है जिसकी पूरी कहानी इस चैप्टर में पढ़ना है हमें, आपको समझ में। तो ये 2 देश जहां पे पावर शेयरिंग पे बात होने वाली है कि पावर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। एक कंट्री ने समझदारी दिखाई तो मामला सुलझ गया, एक कंट्री ने भसड़ कर दी तो भसड़ हो गई वहां पे, यानी कि लड़ाई झगड़े हो गए। तो पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है, वो डेफिनेशन क्या है पावर शेयरिंग की। तो पावर शेयरिंग का डेफिनेशन देखते हैं एक बार, हल्के में देखते हैं। देखिए पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, दैट मीन्स जो डेमोक्रेसी है ना उसकी आत्मा है पावर शेयरिंग। अभी तीनों वर्ड अच्छे समझो, आने वाले टॉपिक जितने भी होंगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए एक बार देखो, चाहे यूट्यूब पे आपने किसी की वीडियो देख रखी हो, हजारों लोग हैं, हजारों की आपने वीडियोस देखी होगी, आपने क्लासरूम में भी पढ़ा होगा, अपने स्कूल्स के अंदर ट्यूशन टीचर से भी पढ़ा होगा। लेकिन अभी जो आपको मैं टॉपिक पढ़ रहा हूं ना, पता दिक्कत क्या है, ये बुक में यहाँ पर है लेकिन कोई हाईलाइट करके नहीं बता रहा और आप सब कुछ पढ़े जा रहे हो, दिक्कत वो आ रही है। तो पहले एक बार ये समझ लो, आपको बुक खोल के पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और इसके अलावा कहीं और से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब ये डिग्निटी बनी थी ना, इसने एक चीज डिसाइड कर लिया था कि एजुकेशन की परिभाषा चेंज कर देंगे, रीडिफाइनिंग एजुकेशन। देखिए यहाँ पे क्या मतलब हुआ, पावर को शेयर करना। हमें ये तो समझ में आ गया भाई कि पावर ना किसी एक इंसान के हाथ में मत दो, वरना वो हिटलर बन जाएगा। एक हिटलर बंदा था जो बहुत दानव था, उसने क्या किया था, सारी पावर अपने हाथ में ले ली थी और लोगों को कटवाया, मरवाया, बहुत अत्याचार किया, ऑप्रेस किया उनको। तो अगर एक इंसान के पास सारी पावर होगी फिर तो भाई डर तो बना ही रहेगा कहीं वो अपने पावर का मिसयूज ना कर ले, इसलिए पावर को शेयर कर देना चाहिए। क्या करना चाहिए, पावर को अलग अलग लेवल पे बांट देना चाहिए। ये तो समझ में आ गया। इसके बाद स्प्लिट, हाँ भाई ये आत्मा है किसकी, डेमोक्रेसी की। अब आप बोलोगे अरे भैया ये तो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ, ये तो बहुत छोटा सा मीनिंग है इसका। देखिए डेमो होता है पीपल यानी कि लोग, और कृषि मतलब होता है रूल, यानी कि जहां पे लोगों का रूल हो, जहां पे पीपल इंसान जनता वो खुद शासन करती हो। जनता या तो वोट देकर शासन करे या वो खुद रूल कर रही हो, उसी को डेमोक्रेसी कहा जाता है। तो जो भी कंट्री कहता है कि यहाँ पे डेमोक्रेसी है तो उस कंट्री में पावर शेयरिंग का होना जरूरी है। पावर शेयरिंग तो डेमोक्रेसी की आत्मा है, बस आप यूं समझ लो। आत्मा को शरीर से अलग कर दोगे, शरीर किसी काम का नहीं। डेमोक्रेसी से पावर शेयरिंग को अलग कर दो, डेमोक्रेसी किसी काम का नहीं। आया आपको समझ में। अच्छा इसके बाद क्या लिखा हुआ है, इसके बाद लिखा हुआ है कि डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर with those affected by its exercise. That means पावर शेयरिंग में हमें उनको शामिल करना चाहिए जो उनके डिसीजन से अफेक्ट होते हैं। अब मान लो कि ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन ले रही है तो भाई ये लागू किस पे होगा, जनता पे ना। तो एक बार जनता से भी राय लेनी चाहिए, लोगों की भी ओपिनियन लेनी चाहिए। डेमोक्रेसी में हमें यही बताया जाता है। क्लियर है, डेमोक्रेसी का पहला रूल ही यही होता है। अच्छा अब डेमोक्रेसी के अंदर ये 3 पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। पहला पॉइंट क्या है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट। लेजिटिमेट मतलब होता है कि वैध, लीगल। गवर्नमेंट को लीगल इसलिए माना जाता है क्योंकि जनता ने वोट देकर चुना है और जनता के सहमति से बनी है। जनता पहले एग्री हुई है, जनता ने अपना कंसेंट दिया है गवर्नमेंट को, इसलिए बनी है वो सरकार। क्लियर है, और इसलिए जनता से पहले ओपिनियन लेना जरूरी है। एंड इसके बाद क्या है, पार्टिसिपेशन, यानी कि कानून बनाने से पहले जनता का कंसल्टेशन जरूरी है। एंड थर्ड पॉइंट क्या है कि पार्टिसिपेशन इसलिए भी जरूरी है ताकि ऑल ग्रुप सोसाइटी में जितने भी लोग रह रहे हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड फील करे। सरकार अपने आप ही सब कुछ नहीं कर रही है, आखिर जनता से पूछ कर रही है, ऐसा फील उनको होना चाहिए। ये 3 पॉइंट पता होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अच्छा आपको पता है ये लाइन मैंने क्यों बताया आपको, ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है और मैं नहीं कह रहा ऐसा, आया हुआ भी है। ये देखिए आप, पावर शेयरिंग
is the very spirit of democracy. Support the statement by giving suitable arguments. ये क्वेश्चन एज इट इज सेम उठकर, ये जो वर्ड है ना मेरे दोस्त, ये इस डेफिनेशन से एग्जाम में आता है और हर बार आता है। तो आंसर क्या लिखना है आपको? सेम ये वाला डेफिनेशन और ये 3 पॉइंट लिख दोगे, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसके बाद ये आया कहां से? आप पता है दिक्कत क्या होती है? आप एग्जाम में आप पढ़कर ये वाला पॉइंट जाते हो कि भाई मैं तो ये पॉइंट पढ़कर जा रहा हूं, एग्जाम में तो ये वाला पॉइंट आएगा ना, तो मैं इसके अंदर के पैराग्राफ लिख दूंगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि इसके अंदर के जो लाइन्स है ना वो उठ कर आते हैं। अब देखिए ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ है और ये उठकर यहां से आया हुआ है। तो अब मैं पता है क्लासेस में कैसे करवाऊंगा आपको कि बीच में से ये वाला पॉइंट उठकर आएगा। इस टाइप के जितने भी लाइन्स होंगे मैं सारे लाइन्स बता दूंगा आपको, तो वही कर जाना, काम खत्म आपका। हर एक सब्जेक्ट के अंदर चाहते हो ऐसे आप। एक चीज कहूँ आपसे, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पता बहुत मेहनत लगती है, बहुत पसीने निकलते हैं ऐसे कंटेंट बनाने में। सब्सक्राइब कर दो यार। आज जिनको लाखों सब्सक्राइबर देकर आपने बड़ा बनाया है ना, एक टाइम पे उन्होंने भी जीरो से शुरुआत करी थी। तो कई लोग कहते हैं सर इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो आप, खामे खा मेहनत कर रहे हो, बहुत छोटे यूट्यूबर हो आप, आपको कौन पूछेगा। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको फायदा हो जाए, कि उनको लगे कि हाँ कुछ कंटेंट में है ऐसा कि मेरे एग्जाम में मेरी हेल्प हो जाएगी इससे। और आपके पेरेंट्स ने ना आपसे जो उम्मीद लगा रखी है उनको भी तो पूरी करनी है ना। भूल मत जाना, 99% लाना है। बड़ा सोचोगे तो बड़ा आएगा। आप बोलोगे यार इतने ज्यादा परसेंटेज मैं तो सोच भी नहीं सकता, मेरे तो आ ही नहीं सकते या नहीं आ सकती मेरी। मत सोचो ऐसा, बड़ा सोचो, बड़ा होगा। क्लियर है? अच्छा, कुछ यहाँ पे वर्ड्स हैं जो आपको दर्द देंगे, इनका मतलब पता होना चाहिए आपको। आप बोलोगे डेमोक्रेसी का मतलब पता है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। जनता का शासन, जनता के लिए और जनता के द्वारा, ये हमने पढ़ा हुआ है। मोनार्क यानी कि मोनार्की सिस्टम मतलब जहां पे राजा का राज होता है। किंग मर गया तो उसका बेटा किंग बन जाएगा। क्लियर है? जैसे ब्रिटेन में आज। नेक्स्ट है डिक्टेटरशिप, डिक्टेटर एक बंदा जैसे हिटलर था। उसके बाद है टायरेनी, अत्याचारपूर्ण। यहाँ पे क्या होता है? ऑप्रेस किया जाता है, अत्याचार किया जाता है। नेक्स्ट क्या है? रिपब्लिक, यानी कि जो हेड ऑफ द स्टेट है ना वो इलेक्टेड होना चाहिए, ना कि मोनार्की सिस्टम के तहत राजा बन जाए, वो मर गया तो उसका बेटा राजा बन जाए। ऐसा नहीं। हम रिपब्लिक डे सिर्फ इसलिए नहीं बनाते कि संविधान लागू हुआ था, हम इसलिए भी बनाते हैं क्योंकि जो हमारा हेड ऑफ स्टेट है ना, स्टेट का हेड यानी कि राष्ट्रपति, देश का जो प्रेसिडेंट है, वो इलेक्टेड होता है। अब वो बात अलग है कि वो डायरेक्ट जनता कर रही है या जिनको हमने चुनकर भेजा है वो इलेक्ट कर रहे हैं। जैसे जो एमपी होते हैं ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो सांसद होते हैं हमारे एरिया के, वो वोट करते हैं देश के राष्ट्रपति के इलेक्शन में। और एमपी यानी जो सांसद है उनको हमने किया है, जनता ने, हम सब ने मिलकर उनको चुना है। नेक्स्ट क्या है? मिलिट्री रूल, जहां पर मिलिट्री के पास पावर आ जाती है, पाकिस्तान। नेक्स्ट है फेडरल गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है? फेडरल के अंदर पावर ना इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है। पहली होती है पूरे देश की गवर्नमेंट, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। इसके बाद स्टेट की गवर्नमेंट, इसके बाद लोकल गवर्नमेंट, यानी कि पावर इस तरीके से डिवाइडेड होती है, पहले ऊपर, फिर इसके नीचे, फिर इसके नीचे। इसको बोलते हैं संघीय सरकार, फेडरल सिस्टम। एंड इसके बाद यूनिटरी गवर्नमेंट, यानी कि एकात्मक शासन, जहां पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, बाकी कोई गवर्नमेंट नहीं होती। अगर है तो उनके पास पावर नहीं है, सारी पावर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, उसको कहते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट। आया आपको समझ में? तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको आगे तकलीफ नहीं देंगे। अब आपको इनका मीनिंग समझ में आ गया है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं ना, शुरू करते हैं कहानी इस तरीके से समझना, और पहले बात करते हैं बेल्जियम से, इसके बाद हम समझते हैं श्रीलंका को। अच्छा, आप एक बार इस मैप को देखो जल्दी से, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? अब देखिए इसमें क्या है, क्या इसके अंदर। अब आपको ये मैप दिखेगा, अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से समझना। मैं आपको परसेंटेज याद दिलवाने नहीं, मैं आपको परसेंटेज याद करवाने नहीं आया, इतने परसेंटेज लोग यहाँ थे, इतने परसेंटेज लोग यहाँ थे। नहीं 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 नहीं, ये मत करो, ये रटने वाला काम नहीं होगा यहाँ पे। ये देखिए आप, अब जरा आप चेक करोगे तो यहाँ पे क्या है, ये बेल्जियम है। बेल्जियम के अंदर 3 तरह के लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते थे। कितने तरह के? 3 तरह के। सबसे पहले पूरे देश की बात करते हैं हम, होल बेल्जियम की, जहां पे डच स्पीकिंग लोग थे, डच बोलने वाले, डच एक लैंग्वेज है। इसके बाद फ्रेंच स्पीकिंग यानी कि फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले, फ्रेंच भी एक लैंग्वेज है। इसके बाद जर्मन बोलने वाले भी लोग रहा करते थे। मेजर 2 है, कौन कौन? डच और फ्रेंच। पूरे देश के अंदर देखोगे आप तो डच ज्यादा है और फ्रेंच कम है। अब डच वाले जो थे ना, ये बहुत जलते थे इन फ्रेंच वालों से। क्यों जलते थे भाई? देखो आप, एक तो डच लोग ज्यादा हैं, फ्रेंच लोग कम हैं। लेकिन जो फ्रेंच वाले हैं ना, ये बहुत अमीर थे यार, ये पढ़े लिखे थे, एजुकेटेड थे, वेल एजुकेटेड थे, इनके पास अपनी प्रॉपर्टी हुआ करती थी, टैक्स पेयर थे, पैसों में रईस थे। लेकिन डच वाले बेचारे पहले बहुत गरीब हुआ करते, इनको इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो बेनिफिट मिला ये बाद में जाके मिला, लेकिन ये गरीब थे इन कंपैरिजन ऑफ फ्रेंच वालों से। तो ये जो डच वाले थे ना, ये मेजोरिटी में ज्यादा थे,
संख्या में ज्यादा थे, लेकिन ये फ्रेंच वाले से गरीब थे, इसलिए डच वाले ये फ्रेंच वालों से जलते थे। मान लो ना, आप ही अपने स्कूल के अंदर देख लो ना, आपके स्कूल के अंदर कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत ज्यादा अमीर हैं, बहुत अमीर है। सारे तो ऐसे होंगे नहीं, क्लास में 2-3 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बहुत दिखावा करते, शो ऑफ करते हैं। सच में वो है भी यार, उनके पापा ने दे रखा है पैसा, फुल लो बेटा उड़ा जाके उड़ा। और कुछ लोग सच में गरीब है, तो गरीबों को थोड़ा सा जलन सा होने लग जाता है, यार इसके पास इतना है, यार मेरे पास भी होना चाहिए, होना चाहिए है, ये ज्यादा दिखावा कर रहा है अपना। लेकिन बेल्जियम में ऐसा क्या था कि फ्रेंच वाले सच में ज्यादा अमीर थे और डच वाले गरीब रह गए थे, इसलिए इनके अंदर इनसे जलन वाली भावना आ गई थी, जेलस हो रहा था। तो डर ये हो गया था कहीं यहाँ पे दंगे फसाद ना हो जाए, दंगे फसाद ना हो जाए। क्यों? क्योंकि डच वाले बोले भाई संख्या में ज्यादा हम हैं, तो गरीब हम कैसे रह गए, कि फ्रेंच वाले ज्यादा अमीर कैसे बन रहे हैं, इनको रोको, इनको रोको, इनको रोकना पड़ेगा हमें, यानी कि इनकी फील्डिंग सेट करनी पड़ेगी। और अब बारी आती है कैपिटल की। जैसे भारत है, भारत की कैपिटल दिल्ली है ना, सेम वैसे ही बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स। ठीक है, यहां पे इसके ठीक अपोजिट है। यहां पे क्या है, यहां पे डच लोग कम हैं और फ्रेंच स्पीकर जो फ्रेंच बोलने वाले हैं वो ज्यादा है। लो भाई गुद्दी नब गई अब तो अब यहां पे डर ये था कि अगर यहां पे डच वालों ने फ्रेंच वालों से कुछ गड़बड़ी करी, कुछ ऊंच नीच किया, तो यहां पे फ्रेंच वाले डच वालों को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि कैपिटल में तो भाई फ्रेंच वाले ज्यादा हैं। हाँ, पूरी देश की बात अलग है, पूरे देश के अंदर बेशक डच वाले ज्यादा हूं, लेकिन कैपिटल में तो फ्रेंच वाले ज्यादा हैं, गुद्दी नाप दी जाएगी, कोई भी कुछ फालतू बोल दिया तो ये सीन हो गया यहाँ पे भाई। अच्छा, आपको ये पता है ना इसके बारे में थोड़ी बहुत और, बेल्जियम भारत का जो एक स्टेट है ना हरियाणा, उससे भी ज्यादा है, यानी कि उससे भी छोटा है। और हरियाणा की पॉपुलेशन 2 करोड़ है, तो बेल्जियम की सिर्फ 1 करोड़ है। बहुत छोटी पॉपुलेशन है, छोटा सा कंट्री है। ठीक है, यूं हुआ कुछ। तो बेल्जियम ने क्या किया इससे बचने के लिए, क्योंकि नेशनल जो मेजोरिटी है वो डच है, हमने देख लिया, और जो कैपिटल है उसमें जो मेजोरिटी है वो फ्रेंच है, ये तो हमने देख लिया। क्योंकि आप देखोगे डच 59% है और फ्रेंच 40% है, और बचे हुए 1% जर्मन है। तो बेल्जियम ने क्या रास्ता अपनाया, चलिए इसको समझते हैं। इसको बोला जाता है एकोमोडेशन इन बेल्जियम, यानी कि बेल्जियम की समझदारी। अब देखिए समझदारी क्या कहते हैं इसको। बेल्जियम ने क्या रास्ता अपनाया, सबसे पहला एक्सेप्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। बेल्जियम ने इसको एक्सेप्ट किया, भाई हम एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे पास डाइवर्सिटी है, यानी कि अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, हम इसको मानते हैं। इसके बाद क्या बोला, बेल्जियम ने कहा कि हमें संविधान में चेंज करना होगा ताकि लड़ाई झगड़े ना हो, और संविधान में चेंज भी किया गया। 1970 से लेकर 1993 तक टोटल 4 अमेंडमेंट्स हुए, यानी कि 4 टाइम्स चेंजेस हुए संविधान के अंदर। अमेंडमेंट का मतलब होता है संविधान में कुछ चेंज करना, अमेंडमेंट करना। और क्या क्या अमेंडमेंट किया गया, सबसे पहला किया गया कि देश के लेवल पे जो सरकार बनेगी ना, मान लो ये सेंट्रल लेवल की सरकार है, जो पूरे देश की सरकार बनेगी, और मान लो उसमें 10 मिनिस्टर बन रहे हैं, 10 मंत्री बनाए जा रहे हैं, तो भाई बराबर बराबर होंगे, किसी के कम किसी के ज्यादा नहीं होंगे। डच वाले ये नहीं बोल सकते कि भाई हम तो मेजोरिटी में, तो हमारे 6 मिनिस्टर होंगे और ये कम है तो इनके 4 मिनिस्टर होंगे। नहीं नहीं नहीं, गुद्दी नाप दिया कि ऐसा नहीं होगा भाई कुछ है। क्या हुआ, ये प्रोविजन किया गया कि इनके भी 5 होंगे तो इनके भी 5 होंगे, दोनों के इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा, दोनों का इक्वल मिनिस्टर होगा। लो भाई, जैसे ये कहा गया, मामला यहाँ पे पहला सॉल्व हो गया। इसके बाद राज्य सरकारें, जो स्टेट गवर्नमेंट होगी ना, उनको इंडिपेंडेंट बनाया जाएगा, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे देश की गवर्नमेंट होगी ना, उससे गुलाम नहीं होंगे स्टेट के गवर्नमेंट। जैसे भारत है, भारत के अंदर दिल्ली आता है, महाराष्ट्र है, यूपी है, झारखंड है, ये स्टेट है ना, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। ये सारे मोदी सरकार जो भी कहेगी सभी स्टेट गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ बेल्जियम में। लेकिन बेल्जियम में क्या हुआ, बेल्जियम में जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको सबऑर्डिनेट नहीं बनाया गया, उसको इंडिपेंडेंट बना दिया गया, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से ज्यादा पावर्स स्टेट को दे दी गई ताकि ये किसी के अंडर ना रहे। दूसरा अमेंडमेंट हो गया ये। तीसरा क्या हुआ, इक्वल रिप्रेजेंटेशन। अब देखो भाई, डच और फ्रेंच वालों ने सेंट्रल लेवल पे कॉम्प्रोमाइज किया था। अब पूरे देश में जब डच वाले ज्यादा थे तो भी इन्होंने बराबर की अपनी मिनिस्टर रखी, तो यहाँ पे फ्रेंच वालों ने भी बात मान ली, और यहाँ पे भी 5 अगर डच के हैं तो 5 ही बने फ्रेंच के भी। अब देखो यहाँ पे फ्रेंच वाले ज्यादा थे, फिर भी यहाँ पे बात मान ली गई। तो ब्रुसेल्स में दोनों कम्युनिटी के लोगों ने भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन रखा अपना। अच्छा, इसके बाद मुद्दा यहाँ पे पता गर्म कब हो गया, तब हो गया जब ये मान लो कि मैं फ्रेंच बोलने वाला हूँ और मेरे साथ कोई दिक्कत आ रही है, तो मैं डच वाले के पास थोड़ी जाऊंगा, है मैं तो उसी मिनिस्टर के पास जाऊंगा ना। या ऐसी गवर्नमेंट हो जो फ्रेंच वाली हो, मैं वहां पे जाऊं तो मेरी बात को समझ भी पाएगी वो। तो अलग से 3rd लेवल की गवर्नमेंट बना दी गई, उसको एडिशनल पावर दे दिया गया, एडिशनल पावर, अलग से पावर दे दिया गया उसको, संविधान में अमेंडमेंट करके उसको कहा गया कम्युनिटी गवर्नमेंट। एक ऐसी गवर्नमेंट जो फ्रेंच वालों के लिए अलग बनेगी, डच वालों के लिए अलग बनेगी,
जर्मन वालों के अलग बनेगी। मान लो ये एक जगह है, यहाँ पे सारे लोग रहते हैं, फ्रेंच भी, डच भी, जर्मन सब रहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कम्युनिटी गवर्नमेंट बनेगी, एक बनेगी फ्रेंच वालों के लिए, एक बनेगी डच वालों के लिए, एक बनेगी जर्मन वालों के लिए। तो यहाँ के जो फ्रेंच स्पीकर हैं, जो फ्रेंच बोलते हैं सिर्फ, वो सिर्फ इसको वोट करेंगे, डच वाले नहीं करेंगे। डच वाले करेंगे अपने वाले को और जर्मन वाले करेंगे अपने वालों को। तो जो फ्रेंच के लोग चुन कर आएंगे वो फ्रेंच लोगों का ध्यान रखेंगे, जो डच वाले चुन कर आएंगे वो डच वाले लोगों को ध्यान रखेंगे, जर्मन वाले जर्मन को ध्यान रखेंगे। उसको बोला कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब ये काम क्या करेंगे? ये काम करेंगे इन लोगों के लिए, फ्रेंच जो बोलते हैं उनके लिए, डच जो बोलते हैं उनके लिए। अपनी अपनी जो गवर्नमेंट होगी वो उनकी लैंग्वेज का ध्यान रखेंगे, लैंग्वेज लेकर कोई दिक्कत ना आ जाए, उनकी एजुकेशन को लेकर। अब लैंग्वेज अलग है तो उनके कल्चर भी अलग होंगे, रहन सहन, खान पान, उनका सब कुछ अलग अलग होगा। तो उनके कल्चर, इन तीनों पे जो कानून बनाएंगे, नियम बनाएंगे, इसको कहा गया कम्युनिटी गवर्नमेंट। और ये सिस्टम सक्सेस हो गया और यूरोपियन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स में बना दिया गया, यानी कि जो बेल्जियम की कैपिटल है यहाँ पे बना दिया गया। अब यूरोपियन यूनियन क्या है? देखिए दोस्तों, यूरोपियन यूनियन ना 27 कंट्री का एक ग्रुप है जो आपस में बॉर्डर शेयर भी करते हैं और फ्री ट्रेड करते हैं, बिना रोक टोक के। सामान कोई इधर बेचता है, कोई उससे खरीदता है, बिना किसी रोक टोक के। इसको बोलते हैं यूरोपियन यूनियन। क्लियर है? यहाँ तक आपको समझ में आ गया? अच्छा, तो सॉल्यूशन क्या निकाला गया? एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि सॉल्यूशन क्या निकाला बेल्जियम ने, एकोमोडेशन कैसे किया। तो आपको बताना है सीबीएसई। सीबीएसई इसका क्या मतलब है? ये कैसे ट्रिक बता रहा हूं आपको मैं। बेल्जियम के अंदर दंगे फसाद होने से बचने के लिए क्या सॉल्यूशन निकाला गया? आप बोलोगे सीबीएसई। एग्जाम में ये मत लिख देना, एग्जाम में आपको ये लिख कर आना है। क्या लिख कर आना है? इस चीज से मतलब क्या हो गया? सेंट्रल गवर्नमेंट, जो पूरे देश की गवर्नमेंट बनी, उसमें इक्वल मिनिस्टर्स बनाए गए, बराबर के मिनिस्टर। देख भाई, डच तेरे भी 5, फ्रेंच मेरे भी 5, बराबर बराबर होंगे। ठीक है, मिल बांट के खाएंगे भाई। नेक्स्ट क्या है? ब्रुसेल्स गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट ब्रुसेल्स में बनाया गया, कैपिटल के अंदर, वहां पे भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन रखा गया। सेंटर में जब डच ज्यादा थे तो उन्होंने सेंटर में बात मान ली, और जब ब्रुसेल्स यानी कैपिटल में जब फ्रेंच ज्यादा थे तो उन्होंने ब्रुसेल्स में बात मान ली। बराबर हो गया भाई। एंड इसके बाद क्या है? एस। एस मतलब स्टेट गवर्नमेंट। इसको सबऑर्डिनेट नहीं बनाया गया, इसको इंडिपेंडेंट बनाया गया। दैट मींस ये किसी के अंडर नहीं है, इसको ज्यादा पावर दे दी गई। नेक्स्ट कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो कल्चर और लैंग्वेज के लिए बनाया गया था, फ्रेंच वालों के अलग, डच वालों के अलग और जर्मन वालों के लिए अलग। क्लियर है? तो ये था इसका प्रॉपर सोल्यूशन। अब पता है एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया हुआ है? अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, बेल्जियम हैज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट एज वेल एज। आपको बताना है कि वो थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट कौन सा है। सेंटर तो है, स्टेट भी है, तो थर्ड काइंड कौन सा है? अभी हमने पढ़ा ना, कम्युनिटी गवर्नमेंट। कौन सा? ये जो थर्ड वाला था ना गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो कल्चर और लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई थी बेल्जियम के अंदर। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है मेरे दोस्त। ये स्टेटमेंट दिया गया आपको ए और आर। क्या स्टेटमेंट है? चलिए देखते हैं। द फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिच इन कंपैरिजन टू डच स्पीकिंग कम्युनिटी इन बेल्जियम। बिल्कुल करेक्ट है। मैंने आपको बताया था ना कि जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है ये काफी रिच है इन कंपैरिजन टू डच स्पीकिंग कम्युनिटी। क्लियर है? डच वालों से ज्यादा अमीर कौन है? फ्रेंच वाले हैं। ये यानी कि ए तो ठीक है, असर्शन इसका ठीक है। अब रीजन में क्या पूछा गया है कि डच स्पीकिंग कम्युनिटी जो है गोट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। इनको ये सारी बेनिफिट्स बाद में मिली। जी हाँ, बिल्कुल बाद में मिली। तो ये भी इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। ए और आर द करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, कमेंट बॉक्स में आप भी बताना। आपको एक पूरा पैराग्राफ दे दिया गया है। पता कई बार पैराग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो ये रीड कर लिया करो पैराग्राफ। क्या पता इस पैराग्राफ से कोई क्वेश्चन बनकर आया हुआ, उठा के उसको उस क्वेश्चन में लिख देना। ठीक है, ये ध्यान रखना। ऐसा करते हो ना आप भी। देखिए यहाँ पे पूरा बताया गया कि बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉलर एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा, इट हैज बॉर्डर्स विद फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी। पूरा पैराग्राफ दे दिया गया यहाँ पे और आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए, जो कि इसमें से पढ़कर आपको एक का आंसर मिल जाएगा। पहला क्या है? एक्सप्लेन द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम में किस लैंग्वेज के लोग कितने रहते थे? तो बता दिया आपको भाई, डच थे 59%, फ्रेंच थे 40%, जर्मन थे 1%। ये आपने इसमें बता दिया। इसके बाद बोला गया एक्सप्लेन दी टर्म एथनिक। एथनिक का मतलब होता है लोगों का अपना खुद का कल्चर, अपना अपना सब कल्चर। जैसे फ्रेंच का अपना कल्चर है, डच वालों का अपना कल्चर है, तो सबका अपना अपना कल्चर। एंड इसके बाद थर्ड में पूछा गया बेल्जियम ने सॉल्यूशन कैसे निकाले। तो आपको इसमें बताना है कि बेल्जियम ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 टाइम्स अमेंडमेंट किया, 1970 से लेकर 1993 के बीच में, और इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया सेंट्रल और स्टेट लेवल पर, ताकि कोई भी बेगाना फील ना करे। नो वन फेल्ट एलिनेटेड, यानी कि कोई बेगाना फील ना करे कि भाई मुझे अपनापन नहीं लग रहा। तो इस तरीके से बेल्जियम ने सोल्यूशन निकाला। एंड इसके बाद एक क्वेश्चन और है कि बेल्जियम ने जो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करी वो किस तरीके से करी। क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट, बिल्कुल बनाया था कम्युनिटी गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्या है? फॉलोइंग मेजोरिटेरियन पॉलिसी, बिल्कुल नहीं। मेजोरिटेरियन पॉलिसी का मतलब होता है
जब किसी देश के अंदर जो मेजोरिटी में है वो अपनी चलाए और किसी के ना सुने। तो ऐसा तो बेल्जियम में हुआ ही नहीं, हमने देखा, बिल बांट के मामला से निपटा लिया गया। नेक्स्ट है बाय प्रोवाइडिंग इक्वल रिप्रेजेंटेशन, बिल्कुल प्रोवाइड किया गया था ना इक्वल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट है बाय प्रोवाइडिंग एडिशनल पावर्स टू द लोकल गवर्नमेंट, बिल्कुल एडिशनल पावर दिया गया था जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है उनको। क्लियर है यहाँ तक? तो ये भी करेक्ट है। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ देखिए जरा, इसका ऑप्शन किसमें है? इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, फर्स्ट थर्ड फोर्थ ये रहा भाई, फर्स्ट थर्ड फोर्थ, यानी कि बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है इसका? इसका एक क्वेश्चन हो रहा है, आप इसको जरा पढ़िए एक बार कि बेल्जियम में जो किया गया था उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था इंश्योरिंग लिंग्विस्टिक एकोमोडेशन, ताकि जो भाषाई आधार पर जो देश बटा हुआ है उसको एकोमोडेट किया जा सके, बैलेंस बनाया जा सके। क्लियर है यहाँ तक? और यही सेम क्वेश्चन इस तरीके से भी आया हुआ है, आप इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका आंसर भी यही होगा। तो ये थी हमारी पूरी बेल्जियम की कहानी, जिसमें हमने पूरी बेल्जियम की कहानी समझी और किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे मैंने आपको उसका आंसर भी बता दिया है। अब बारी है श्रीलंका की। श्रीलंका ने बेल्जियम से बिल्कुल उल्टा कर दिया, इसलिए बेल्जियम तो बच गया था लेकिन श्रीलंका में भसड़ फैल गई। क्या भसड़ हुई यहाँ पे, चलिए समझते हैं। ये देखिए पहले, ये श्रीलंका, जैसे बेल्जियम के अंदर अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले थे ना, फ्रेंच, डच, सेम वैसे ही श्रीलंका के अंदर एक लैंग्वेज बोली जाती है सिन्हाला, और ये बौद्ध धर्म को मानते हैं। जैसे हिंदू धर्म है ना, वैसे ही एक बुद्धिज्म भी है, बौद्ध धर्म को मानने वाले। तो श्रीलंका में ऐसे लोग जो 74% है और वो सिन्हाला लैंग्वेज यूज करते हैं और बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। और दूसरे लोग हैं ऐसे लोग जो तमिल लैंग्वेज बोलते हैं, और ये तमिल लोग सिर्फ 18% है। और इन 18 में से भी 13% तो वो हैं जो श्रीलंकन्स हैं, जो नेटिव श्रीलंकन्स वहीं पे रह रहे हैं। बाकी इनमें जो 5% है ना, ये वो हैं जो इंडिया से मछली मारते हुए, क्योंकि बहुत पड़ोस में ये श्रीलंका, मछली मारते हुए वहां पहुंच गए। कभी अंग्रेज उनको एक टाइम पे काम करवाने के लिए श्रीलंका लेके चले गए थे, क्योंकि श्रीलंका भी अंग्रेजों का ही गुलाम था। तो इस तरीके से 5% इंडियन तमिल्स भी है, तो टोटल हो गई 18%। तो अब देखोगे आप, इनकी संख्या कम है। जो ये तमिल लोग हैं, जो तमिल स्पीकर से तमिल बोलते हैं, इनकी संख्या बहुत कम है। और ये सिन्हाला ये मेजोरिटी में है। अब जो मेजोरिटी में होता है वो अपनी दादागिरी दिखाता है। याद करो वो एक क्रिकेट वाला एग्जाम्पल, 80 बच्चे थे, उन्होंने क्रिकेट चूज कर लिया था, बैडमिंटन वाली जो गर्ल्स थी वो नाराज हो गई थी। वही सेम यहाँ पे हो रहा है। अब ये जो है ना सिन्हाला, ये अपनी चलाएंगे। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया कि श्रीलंका में मेजोरिटी में कौन थे, तो क्या लिखोगे आप? सिन्हाला स्पीकर्स, यानी कि जो सिंघली लैंग्वेज बोलते थे, हिंदी में इसको ये बोला जाता है। और एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। देखो मैं आपको जो बता रहा हूँ ना मेरे दोस्त, मैं डिट्टो बता रहा हूँ, सेम वैसा ही एग्जाम में आएगा। मैं वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके सामने, ये मत भूल जाना आप। देखिए अब आपको यहाँ पे ये समझना है कि ये पूरा माजरा था क्या श्रीलंका का। सबसे पहले आप ये समझिए कि श्रीलंका 1948 में आजाद हो गया था। किससे? ब्रिटेन से, जिसके हम गुलाम थे ना अंग्रेजों के, उसी से श्रीलंका आजाद हुआ था। क्लियर है? सेकंड, जैसे ये आजाद हुआ ना, श्रीलंका को पता था कि यहाँ पे 2 लैंग्वेज बोलने वाले हैं, एक सिन्हाला और एक तमिल। तो इन सिन्हाला वालों ने अपनी चलाने के लिए, अपनी दादागिरी दिखाने के लिए, अपना डोमिनेंस बनाए रखने के लिए, क्या बनाए रखने के लिए? डोमिनेंस बनाए रखने के लिए 1956 में एक कानून बनाया, और कानून के द्वारा सिन्हाला लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया कि भाई पूरे देश के अंदर, चाहे वो गवर्नमेंट काम हो, प्राइवेट काम हो, स्कूल्स में, एजुकेशन में, सभी जगह पे सिर्फ सिन्हाला लैंग्वेज यानी कि सिंगली लैंग्वेज यूज की जाएगी। तमिल वाले भड़क गए, ये क्या मतलब हो भाई, हम यहाँ पे काम नहीं करते क्या? ये देश हमारा भी उतना ही है, हम भी सालों से रहते आ रहे। लेकिन नहीं, सिन्हाला वालों ने एक नहीं सुनी। 1956 में जैसा ही ये लॉ बनता है, पूरे देश के अंदर लोग नाराज हो जाते हैं, सिविल वॉर शुरू हो जाता है और दंगे फसाद, मार काट शुरू हो जाता है। लोगों ने मनाने की कोशिश करी तमिल वालों ने कि ऐसा मत करो, मत सताओ हमें, ऐसा करना बिल्कुल गलत है। लेकिन हुआ क्या? नए संविधान में सरकार ने बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग से नियम जोड़ दिया कि भाई देश का एक ही धर्म है, बुद्धिज्म। लेकिन जो तमिल लोग थे 18%, उसमें कुछ लोग मुस्लिम धर्म को फॉलो करते थे, कुछ लोग हिंदू धर्म को फॉलो करते थे। लेकिन इन सिन्हाला वालों ने बोला हम तो बुद्धिज्म फॉलो करते हैं ना, इसलिए देश का एक ही रिलीजन होगा भाई। वो क्या होगा? बौद्ध धर्म। लो भाई, पहले तो इन्होंने लैंग्वेज को प्रोटेक्ट कर लिया नेशनल लैंग्वेज बनाकर, इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके बुद्धिज्म को बना दिया नेशनल रिलीजन। लो भाई, यानी कि सरकार ने प्रोटेक्शन दे दिया बुद्धिज्म को कि इसको बढ़ावा देंगे, हम इसको प्रमोट करेंगे। एंड इसके बाद क्या हुआ? पॉलिटिकल राइट से भी डिप्राइव कर दिया गया, यानी कि जो तमिल लोग थे इनको वोट डालने से या चुनाव लड़ने से रोक दिया गया। अब बताइए जरा एक बार, इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, लोगों को कैसा फील होगा भाई, जो सालों से उस देश में रहते हुए आ रहे हैं। तो लोग तो भड़केंगे ही भड़केंगे। एंड इसके बाद सबसे ज्यादा गलती इनके साथ ये हुआ कि गवर्नमेंट जॉब्स या यूनिवर्सिटीज या कॉलेज में जो रिजर्वेशन मिलता है, खत्म, सब खत्म। इनको बोला गया कि नौकरियों में या जॉब्स के अंदर या एजुकेशन में जो फायदे मिलते हैं वो सिर्फ मिलेंगे सिन्हाला को, ना कि तमिलों को।
यहाँ से लोग और भड़क गए। एंड इसके बाद क्या हुआ, तमिल और सिंघियों के बीच में लड़ाई हुआ, झगड़े हुए, और ये लड़ाई झगड़ा चेंज हो जाता है सिविल वॉर में। और सिविल वॉर का मतलब होता है जब देश के अंदर दो कम्युनिटी के लोग आपस में लड़ने लग जाए, खून खराबा होने लग जाए, ब्लड निकले, खून खराबा हो। और ये सिविल वॉर चलता है 2009 तक, गृह युद्ध, और इसमें कई हजारों लोग मारे गए। स्टार्टिंग में तमिल लोगों ने प्यार से समझाया कि हमारी बात मान लो, मत करो ऐसा, लेकिन सिन्हाला वालों ने नहीं माना। तब इन तमिलों ने क्या किया, अपना एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन बना लिया। कब बनाया, 1976 में। ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था, लिट्टे, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। क्या कहते हैं इसको, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। इस संगठन को इसलिए बनाया तमिल लोगों ने ताकि हम अपना एक अलग देश बना सके, यानी कि पूरे श्रीलंका में जहां पे भी सबसे ज्यादा लोग तमिल लोग रहते हैं उनको मिलाकर एक अलग सा देश बना लिया जाए। ये डिमांड करने लग गए, और जो भी ये गलत किया जा रहा है तमिलों के साथ ये ना हो, तो लिट्टे वालों ने हथियार उठा लिया और मारना शुरू कर दिया, और बात बहुत ज्यादा बढ़ गई। अभी बताऊंगा क्या हुआ था। इससे पहले ये देखिए आप कि मिस्टेक पे मिस्टेक करता चला गया श्रीलंका। पहले जैसे ही श्रीलंका आजाद हुआ 1948 में, अंग्रेजों से आजाद हुआ, उसके बाद ही श्रीलंका ने क्या किया है, मेजोरिटी के दम पे सरकार बना ली, क्योंकि सिन्हाला मेजोरिटी में थे वहां पे। लो भाई, पहली गलती तो यहाँ पे कर दी, तमिलों से पूछा तक नहीं। दूसरी बात, 1956 में एक कानून बना दिया, और उस कानून में 3 चीजें, LJR, यही सबसे बड़ी मिस्टेक थी। और LJR में क्या हुआ, LJR में लैंग्वेज ओनली सिन्हाला को नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया। जे मतलब जॉब्स में प्रायोरिटी दी गई सिर्फ सिन्हाला को, और यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर रिजर्वेशन दे देगा सिन्हाला को, तमिलों को कुछ भी नहीं, बाबा जी का ठुल्लू। और रिलीजन बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट किया गया, बाकी सभी धर्मों को छोड़ दिया गया। लो भाई, तो LJR रीजन बनता है क्या, सबसे बड़ी मिस्टेक श्रीलंका के, जिसकी वजह से ये सिविल वॉर होता है। नेक्स्ट रिजल्ट क्या निकला, अब यहाँ पे कुछ गलतियां की जा रही है। अगर आप गलतियां करोगे, पढ़ोगे नहीं है, या पैसे जगह से पढ़कर जा रहे हो जो एग्जाम में नहीं आएगा, तो क्या दिक्कत आएगी, मार्क्स भाई खराब, घिसे पीटे मार्क्स। लेकिन जब आप पैसे पढ़कर जा रहे हो ना मेरे दोस्त, 99% कहीं नहीं गए, 1% इसलिए क्योंकि आपकी क्या पता राइटिंग स्लो हो सकती है, राइटिंग स्किल्स में गलतियां कर सकते हो। मैं बता दूंगा एग्जाम से पहले, एग्जाम में लिखकर कैसे पॉइंट में आना है, मैं वो भी बता दूंगा आपको, अगर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। अच्छा, अब इस मिस्टेक से रिजल्ट क्या निकला, पता क्या रिजल्ट निकला, लोगों को ना, जो तमिल लोग हैं उनको बेगाना लगने लग गया, अपने ही देश के अंदर पराया फील होने लग गया, उनको एलिनेशन लगने लग गया। एलिनेशन मतलब जब बेगाना लगने लग जाए, अपने देश के अंदर अकेलापन महसूस होने लग जाए। दूसरा रिजल्ट क्या निकला, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, ये सिन्हाला और तमिल स्पीकर्स के बीच में आपस में लड़ाई होगी, जिसको हमने क्या कहा, जिसको हमने सिविल वॉर कहा। और ये सिविल वॉर इतनी तगड़ी हुई कि हजारों लोगों की इसमें जान चली गई, और ना कि सिर्फ इसमें हजारों लोग मरे, हमारे देश के उस टाइम के प्रधानमंत्री, उनकी भी जान चली गई। ये भाई प्रभाकरण जो लिट्टे बनाया था ना तमिलों ने, उसको लीड कर रहा था ये, उसका हेड था ये, और हजारों लोगों की जान चली गई। लिट्टे ने अंधाधुंध तरीके से हथियार उठा के मारना शुरू कर दिया। सिन्हाला वाले शुरू में मान नहीं रहे थे। अब हुआ क्या था, ये देखिए आप, जैसे ही ये कहानी शुरू हुई, ओनली सिन्हाला ये चिल्लाने लग गए, तो भाई तमिल वाले तो यहाँ से चिढ़ रहे थे। 1950 से लेकर 1980s तक तो यही चल रहा था। लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कुछ ऐसे श्रीलंका में तमिल लोग रह रहे हैं जो इंडिया से बिलोंग करते थे, और वो बाद में जाके श्रीलंका में रहने लग गए। जैसे वहां पे सिविल वॉर शुरू हुआ तो इंडिया में भाग के आने लग गए, तो इंडिया के इकोनॉमी पे भी तो जोर पड़ रहा था ना, फोर्स आ रहा था, उस पर भी भार पड़ रहा था। तो इंडियन गवर्नमेंट ने वहां पे इंटरफेयर किया। क्या इंटरफेयर किया कि इंडिया की जो आर्मी है, ये जो आर्मी है, इनको कहा जाता है IPKF, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, यानी कि एक ऐसी फोर्स जो शांति कायम करने के लिए श्रीलंका में भेज दी गई हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा। और वहां के प्रधानमंत्री के द्वारा एक एग्रीमेंट कर लिया गया, कब, 1987 में। लेकिन जब ये गई ना वहां पे श्रीलंका में, तो वहां के जो तमिल स्पीकर्स थे, और लिट्टे जो था, जो तमिलों के लिए डिमांड कर रहा था अलग देश की, वो चिढ़ गया। एक तो तमिलों के साथ इतना गलत हो रहा है, और वहां के प्रधानमंत्री सेना भेज के मामला सुलटाना चाह रहे हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। और एंड पता क्या हुआ, ये तमिलनाडु गए हुए थे भाषण देने के लिए, बम से उड़वा दिया गया, और फाइनली राजीव गांधी जी की डेथ हो गई, वहीं पे डेथ होगी मेरे दोस्तों, बम से फट के डेथ होगी। ये आप देख सकते हो कब डेथ हुई थी इनकी, 1991 में इनका असैसिनेशन हो गया था। क्लियर है, यहाँ तक आपको समझ में आया। तो मामला इतना ज्यादा बढ़ गया था। लेकिन अब आपको यहाँ पे ये समझना है कि एक क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, कंपेयर द सिचुएशन ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका कंसिडरिंग देयर लोकेशन, साइज एंड कल्चरल एस्पेक्ट। अब आपको दोनों में कंपेयर करना है। अगर आप कंपेयर करो तो कैसे करोगे, भाई बेल्जियम ये रहा, इसके पड़ोस देश हमने देख लिया था पहले ही, श्रीलंका ये रहा, श्रीलंका ये रहा। अब इसका कंपेरिजन कैसे करोगे आप, जैसे बेल्जियम तो हरियाणा से भी छोटा है, पॉपुलेशन 1 करोड़ की है, 3 तरह के लैंग्वेज बोलने वाले थे, ये हमने देख लिया।
श्रीलंका हरियाणा के बराबर है और पॉपुलेशन भी लगभग 2 करोड़ के आसपास है। हरियाणा के जस्ट बराबर मान लो इसको आप, पॉपुलेशन भी उतनी ही कह लो आप। तो ये थोड़ा सा आपको कंपैरिजन करके बताना होगा और इन सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने डिटेल्ड तरीके से अपने इन नोट्स के अंदर दे दिया है। ये देखिए इन सभी नोट्स में क्वेश्चन आंसर प्रॉपर वे में लिखे हुए हैं। मैं अभी आपको बताऊंगा ये नोट्स कहां से मिलेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है कि सरकारी फैसलों ने धीरे धीरे श्रीलंकाई तमिलों के बीच में नाराजगी पैदा कर दी, यानी कि जो गवर्नमेंट के द्वारा जो डिसीजन लिया जा रहा था उससे क्या हुआ, ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलियनेशन। यानी कि ये जो वर्ड है ना एलियनेशन, याद करो अभी मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे रिजल्ट क्या निकला था, एलियनेशन का। तो बेगानापन की जो भावना है ना लोगों के अंदर, ये पैदा कर दी सरकार के द्वारा जो भी एक्शन किए जा रहे थे श्रीलंका में। तो अभी आपको मैंने बताया ही 1956 का वो एक्ट याद रखना, जिसमें आपको मैंने क्या बताया था, LJR। एल मतलब लैंग्वेज ओनली सिन्हाला को प्रमोट किया गया, जे मतलब जॉब ओनली सिन्हाला के लिए उनको रिजर्वेशन दे दिया गया, और आर मतलब रिलीजन यानी कि बुद्धिज्म को प्रमोट किया गया था। बस LJR ये 3 वर्ड याद रखना, यही इसका आंसर होने वाला है। इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, बट इस पूरे क्वेश्चन का आंसर सेम यही होने वाला है। क्लियर? यहाँ तक एक क्वेश्चन और आता है, क्या आता है कि देयर वाज सिविल वॉर इन श्रीलंका। बिल्कुल ठीक हुआ था श्रीलंका के अंदर। एन एक्ट वाज पास्ड इन 1956 टू सेक्वर डोमिनेंस ऑफ सिन्हाला कम्युनिटी ऑन द गवर्नमेंट। बिल्कुल 1956 में जो एक्ट पास किया गया था वो इसलिए किया गया था ताकि सिन्हाला की जो डोमिनेंस है ये एस्टेब्लिश किया जा सके। बिल्कुल ठीक है, तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी करता है। तो ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं आपको? चलिए अब हम समझते हैं व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, यानी कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। पहले तो ये समझ लो एग्जाम में पूछा क्या जाएगा आपसे, पूछा जाएगा आपसे प्रोवाइड द प्रूडेंशियल एंड मोरल आर्गुमेंट्स फॉर पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के 2 तरीके हैं। पहला है प्रूडेंशियल, ये कहता है कि लाभ और हानि के हिसाब से चलो, कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेस। ये बोलता है कि जो भी आप डिसीजन लोगे उसका आउटकम क्या निकलेगा, परिणाम पे सोचो। मान लो जैसे श्रीलंका में जो डिसीजन लिया गया उससे सिविल वॉर हो गया, लेकिन बेल्जियम में जो डिसीजन लिया गया उससे सिविल वॉर नहीं हुआ। इसलिए ये बात करता है आउटकम की, दिमाग की बात करता है। सिविल वॉर नहीं होना चाहिए। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उसको रोका जाए, ऐसा डिसीजन लो। तो जो प्रूडेंशियल है इसका मानना है इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स, यानी कि समाज के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो सके, उसको रोकता है, कोई संघर्ष ना हो जाए, सिविल वॉर ना हो जाए। ये बोलता है ऐसा डिसीजन लो, और ये हमेशा दिमाग से होता है। नेक्स्ट है मोरल रीजन। ये दिल वाली बात है यार। ये पता क्या कहता है, ये बोलता है पावर शेयरिंग करो, डेमोक्रेसी में ये जरूरी है, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है ये। तो जो लोगों का अधिकार है वो उनको दे दो, जो होगा देखा जाएगा। इनको नहीं मतलब है आउटकम क्या निकलेगा, रिजल्ट क्या निकलेगा, इसको मतलब है रिजल्ट क्या निकलेगा। तो ये दोनों में डिफरेंस है। मैं टेबल बना के समझा देता हूँ, समझिए एक बार। देखिए प्रूडेंशियल क्या बात करता है, ब्रेन की। डेट मीन्स ये बोलता है कि रिजल्ट बेटर होना चाहिए, हमारा मुद्दा ये है मेन। लेकिन ये क्या करता है, नहीं, लोगों का जो राइट्स है उसको दे दो, उसके बाद क्या होगा नहीं होगा देखा जाएगा, ये इसकी बात करता है। नेक्स्ट ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि हमें कॉन्फ्लिक्ट को रोकना है, कॉन्फ्लिक्ट होने से रोकना है, हमें दंगे फसाद ना हो जाए उसको रोकना है, फाइटिंग नहीं होना चाहिए किसी ग्रुप के बीच में। लेकिन ये क्या कहता है कि भाई पावर शेयरिंग तो जरूरी है ना, चाहे जो भी हो जाए देखा जाएगा, है ना। ये बोलता है कि वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग, ये इस कॉन्सेप्ट की बात करता है। लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट को कम करने की बात करता है, ऐसे डिसीजन लो। जैसे ये बात करता है कॉन्फ्लिक्ट रोकने के लिए कुछ भी करना पड़े, जैसे इंडिया के अंदर SC और ST कम्युनिटी के जो लोग हैं उनके लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी में सीटें रिजर्व है, वहां से सिर्फ SC के लोग ही खड़े हो सकते हैं चुनाव के अंदर। इंडिया में कई ऐसे सीटें हैं जहां पे सिर्फ ST और SC के रिजर्व कर दिया गया है। लेकिन आप देखोगे मोरल रीजन के अंदर ये क्या बोलते हैं कि नहीं, राइट टू वोट, कंसल्टिंग पीपल, ये सब तो लोगों के राइट्स है ना, ये सब लोगों को राइट्स दे दो। ये पता रिजल्ट की बात नहीं करते, ये बोलते हैं कि जो राइट्स है वो दो, उससे क्या फर्क पड़ेगा, पहाड़ में जाए। लेकिन ये रिजल्ट की बात करते हैं, ये चीज की बात करते हैं। इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है इसी के ऊपर, प्रूडेंशियल रीजंस ऑफ पावर शेयरिंग। इसमें आपको ये 2 चीज बता देना है, ये बेटर रिजल्ट की बात करता है और ये कॉन्फ्लिक्ट को कम करने की बात करता है। अब हमारा सबसे लास्ट का पॉइंट क्या है, सत्ता की साझेदारी के रूप, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, यानी कि पावर शेयरिंग कितने रूप में करना चाहिए हमें। अब हमें ये तो समझ में आ गया कि भाई ये है पावर और पावर की सारी लड़ाई है, इस शक्ति को हम कैसे बांटे। अब मान लो ये पिज्जे का टुकड़ा है, अब इसको 4 तरीके से काट दो आप, एक ये टुकड़ा, एक ये टुकड़ा, एक ये टुकड़ा, एक टुकड़ा। मान लो हमने पावर को 4 तरीके से बांट दिया, तो वो 4 तरीके कौन कौन से होंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी सक्सेस ही तभी होगी जब पावर को शेयर किया जाए। तो चलिए हम जानते हैं वो 4 तरीके कौन कौन से हैं। अच्छा पहले आप ये बताओ, पिज्जा को पसंद है, आपको पसंद है, या उसको पसंद है, या आपको उसको खिलाना पसंद है। तो चलिए अब हम जानते हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, यानी कि 4 तरीके से पावर को किस तरीके से डिवाइड किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सबसे पहला पॉइंट है
हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होता है? एक ऐसी लाइन जो इस तरीके से खींची जाए, हॉरिजॉन्टल। ये लाइन क्या होती है? बिल्कुल सेम लेवल पे होती है। ये लाइन ऐसी तो है नहीं कि कहीं कम है, कहीं ज्यादा है, कहीं कम है, कहीं बराबर, ऐसी तो है नहीं। ये लाइन बिल्कुल क्या होती है? बिल्कुल इक्वल होती है। ये लाइन बिल्कुल सेम लेवल पे होती है। तो पावर को जब सेम लेवल पर गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स होते हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। अब गवर्नमेंट के ऑर्गन्स, ये क्या मतलब है? पता है, जैसे हमारी बॉडी का अंग है ना, हाथ, पैर, नाक, मुंह, कान, ये हटा दिया जाए तो बॉडी किसी काम की है? खत्म। वैसे ही गवर्नमेंट के जो 3 ऑर्गन्स है, उन तीनों ऑर्गन्स में पावर को सेम लेवल में बांट दिया जाता है। पहला कौन है? लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का मतलब होता है पार्लियामेंट, यानी कि जो देश की संसद है। कौन है? देश की संसद, पार्लियामेंट। इसके बाद एग्जीक्यूटिव, जो एग्जीक्यूटिव संसद में बैठ के कानून बनाते हैं, इसको हिंदी में कहा जाता है कार्यपालिका। क्या कहते हैं हिंदी में? कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। इसमें कौन आते हैं? इसमें आते हैं देश के राष्ट्रपति, यानी कि प्रेसिडेंट, देश के पीएम, पीएम के सारे मिनिस्टर्स, ये सारे वो लोग हैं जो इस लेजिस्लेचर में, देश के पार्लियामेंट में बैठ के कानून बनाते हैं। और इसके बाद आता है जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हमारे देश का न्यायालय। अब पता क्या कहा गया है? पावर का हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है जब सेम लेवल पे पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। दैट मींस शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। इसको भी, इसको भी, इसको भी सेम लेवल पर, यानी कि ना ही किसी के पास ज्यादा पावर है, ना ही किसी के पास कम पावर है। जब हॉरिजॉन्टल में पावर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है तो लाइंस अगर सेम है, बराबर है, तो पावर भी सबको इक्वल दी गई है, सेपरेट दी गई है। ये इसके काम में टांग नहीं अड़ाएगा, ये इसके काम में टांग नहीं अड़ाएगा, ये सब अपना अपना काम करेंगे। लेकिन हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन को चेक्स एंड बैलेंस कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये चेक करता है और बैलेंस बनाता है। जैसे मान लो कि जो एग्जीक्यूटिव है ना, कि संसद में बैठ के कुछ अंडपंड गलत कानून बना दे, तो इसको चेक कौन करेगी? जुडिशरी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट। भाई ये क्या कानून बनाया है? जल्दी कानून को वापस ले, कानून खत्म कर देगी। जुडिशरी वहां पे टांग अड़ा देगी। इसको बोलते हैं चेक। कानून को पहले चेक किया, उसके बाद कानून को वापस दिलवा दिया, उसको बोलते हैं बैलेंस। दैट मीन चेक्स एंड बैलेंस। इसको बोलते हैं चेक एंड बैलेंस का कॉन्सेप्ट। ध्यान रखना, ये किस में आता है? ये आता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में। क्यों आता है इसमें? क्योंकि इसमें सब इक्वल है। दैट मीन सबके पास सेपरेट पावर दिया गया है, कोई किसी में इंटरफेयर नहीं करेगा, अपने अपने लेवल पे काम करेंगे। लेकिन अगर किसी ने गलत किया, जुडिशरी आएगी और उस कानून को, उस लॉस को रिजेक्ट कर देगी जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है। इसलिए इसको चेक एंड बैलेंस कहा गया है कि कोई भी डिक्टेटर ना बन जाए, कोई भी अपने आप को दादा ना समझने लग जाए कि सब मेरे पास ही है। नहीं नहीं, एग्जीक्यूटिव यानी कि देश का पीएम या मिनिस्टर कुछ करेंगे तो लेजिस्लेचर के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर जितने भी मेंबर्स बैठे हुए हैं वो इनको रोक देंगे। अगर ये कुछ कर रहे हैं तो देश के जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट भी है। तो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लेवल पे पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसको कहा जाता है चेक्स एंड बैलेंस। क्लियर है? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। जब पावर का वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो, हॉरिजॉन्टल तो ऐसा होता है सेम लेवल पे, लेकिन वर्टिकल होता है ऐसा। दैट मींस हायर लेवल से लोअर लेवल पे जाना, ऊपर से पावर नीचे लेवल पे आना, इसको बोलते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अब पता है इसमें क्या होता है? जैसे कोई सा भी देश हो, हर देश के अंदर पहले होती है पूरे देश की सरकार। जैसे बेल्जियम में देखा हमने, पूरी देश की सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे भारत के अंदर है मोदी सरकार। कौन? मोदी सरकार, पूरे देश की गवर्नमेंट है। इसके बाद हर लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट होती है, यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, है ना, ये सारे स्टेट। तो 28 राज्यों के अपने अपने स्टेट गवर्नमेंट है, जिसको हम सीएम कहते हैं। यहाँ पे तो भाई पीएम होता है। क्लियर है? और इसके बाद नीचे आते हैं लोकल लेवल की गवर्नमेंट। जैसे बेल्जियम ने बनाया था कम्युनिटी गवर्नमेंट, भारत के अंदर पंचायती राज, पंचायती गवर्नमेंट। गांव में ना सरपंच होते हैं, मुखिया जी होते हैं, है ना, जिसको पंचायती सिस्टम कहा जाता है। म्युनिसिपैलिटी शहरों में कहा जाता है। ये हो गया थर्ड लेवल पे। तो सबसे ज्यादा पावरफुल इसमें ये होते हैं, इससे कम पावरफुल ये होते हैं, और इनसे ही पावर लेकर इनको दे दी जाती है। हायर से लोअर पे आते हैं, ये हायर है और ये लोअर है ना, अधिकतम से न्यूनतम पे आते हैं। क्लियर है? इसको कहा जाता है फेडरल सिस्टम। क्या कहा जाता है? फेडरल सिस्टम, संघीय व्यवस्था। क्या कहा जाता है इसको? फेडरलिज्म या संघीय व्यवस्था। क्लियर है यहां तक? अच्छा, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, थर्ड, अमंग सोशल ग्रुप्स। जब अलग अलग सोशल ग्रुप्स के अंदर पावर को बांट दिया जाता है। जैसे हमने देखा था बेल्जियम के अंदर कि माइनॉरिटी ग्रुप को ध्यान में रखने के लिए डच के लिए अलग कम्युनिटी बना दी गई, फ्रेंच के लिए अलग बना दी गई। सेम ऐसी रिलीजियस या लैंग्वेज कुछ कम्युनिटी बनाकर उनको पावर दे दी जाती है। जैसे भारत के अंदर देखोगे तो अलग से सीटें रिजर्व कर दी गई है एससी और एसटी के लिए, ताकि वहां से एसटी एससी कम्युनिटी खड़े हो और वो इलेक्शन जीत के अपनी कम्युनिटी का ध्यान रख सके। तो इसमें होता है अलग अलग सोशल ग्रुप में पावर डिवाइड करना। बेल्जियम में हुआ था अलग अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट बना के, भारत के अंदर सीटें रिजर्व करके ऐसे हैं। जैसे दिल्ली में भी कई जगह है, वहां पे सीटें रिजर्व है, वहां से सिर्फ एससी
और कहीं से सिर्फ एसटी लोग ही खड़े हो सकते हैं, और जनरल वाला ओबीसी वाला खड़ा नहीं हो सकता वहां से। ठीक है, ये है। अच्छा, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या है? पॉलिटिकल पार्टीज। पता है, जब भी पॉलिटिकल पार्टीज में से किसी एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती ना, अब मान लो कि टोटल 100 सीट है, जीतने के लिए किसी को भी 51 सीटें चाहिए होती है, टोटल का हाफ प्लस एक, इसको बोलते हैं मेजोरिटी। अगर इतनी मिल गई तो उसकी सरकार बन जाएगी। अब किसी को 51 मिला ही नहीं है, मान लो किसी को सिर्फ 30 मिला है या किसी को 40 मिला है, तो जो सीटें कम बच रही है ना, उसके लिए वो और अदर पार्टी से, किसी की मान लो 3 है, किसी की 4 है, तो सबको मिलाएगी, हाथ मिलाएगी, बोलो आ जाओ चारों मिलके हम सरकार बना लेते हैं। तो 3-4 पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर भी सरकार बना लेते हैं। इसमें क्या होता है, थोड़े मिनिस्टर इसके होंगे, थोड़े मिनिस्टर इसके होंगे, थोड़े मिनिस्टर इसके होंगे, और पावर शेयर हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा कोलिएशन की गवर्नमेंट बनाना, मिल के सरकार बनाना। जैसे आज इस टाइम पे मोदी जी की सरकार जो है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको बोलते हैं एनडीए की सरकार है, नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस। अब इसमें क्या होता है, इसमें कई सारी पार्टीज है, जेडीयू है, एलजीपी है, कई सारी पार्टीज है, मिलकर सरकार बनी हुई है। कांग्रेस की है यूपीए गवर्नमेंट, जो मनमोहन सिंह जी वाली सरकार थी। ठीक है, तो इस तरह से आपको बताना कि 4 तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये जो पूरा डायग्राम आपको मैंने दिखाया है, ये हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चन की। जैसे क्वेश्चन आया हुआ है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग इन द इंडियन डेमोक्रेसी। इनमें से हॉरिजॉन्टल का एग्जांपल कौन सा है? ये है स्टेट और सेंटर, बिल्कुल नहीं है। रूरल अर्बन नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन जुडिशरी नहीं है। क्या है? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। बिल्कुल, ये देखो, ये होता है ना, सेम लाइन पे होते हैं, ये इक्वल पे होते हैं। ये क्यों? क्योंकि सेम पावर सबको दे दी गई है, बट चेक एंड बैलेंस का कॉन्सेप्ट डाला गया है ताकि एक दूसरे को देखते रहे, चेक करते रहे, कौन गड़बड़ी कर रहा है, रोका जा सके, ताकि कोई डिक्टेटर ना बन जाए। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन हो रहा है, देखिए वही सेम वर्ड से आया हुआ है, बट रोल डू चेक्स एंड बैलेंस प्ले इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये क्या रोल निभाता है एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर? तो आप बताइए इसका आंसर। एस्टैब्लिश अ डायरेक्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विदाउट रिप्रेजेंटेटिव। बिल्कुल नहीं, ये थोड़ी करता है। ये बिल्कुल सिंपल बताना है आपको, ये प्रिवेंट करता है, यानी कि ये बचाता है। किस चीज से बचाता है? ये अथॉरिटेरियनिज्म से बताता है। अथॉरिटेरियन का मतलब होता है कोई एक इंसान ताकतवर बन के वो देश पे तानाशाही ना करने लग जाए, अपनी अथॉरिटी ना चलाने लग जाए, है ना। डिक्टेटरशिप से बचाता है। तो ये है इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ इज हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग डिफरेंट फ्रॉम वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में डिफरेंस बताना है। सेम क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है और यही सेम क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है। इनमें से चाहे कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, जल्दी से आप स्क्रीन पे रीड कर लीजिए। आप कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, इसका आंसर यही होने वाला है जो आपको यहाँ बता रहा हूँ। तो पहले डिफरेंस समझ जाओ। देखो डिफरेंस क्या है। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, सेम लेवल पे अलग अलग गवर्नमेंट की ऑर्गन्स जो होते हैं उनमें पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सेम लेवल पे। लेकिन वर्टिकल में क्या होता है, वर्टिकल में हायर से लोअर पे आते हैं, हायर से लोअर पे आते हैं, सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट। हॉरिजॉन्टल में कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं? लेजिस्लेचर यानी कि देश की पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव यानी कि देश की कार्यपालिका यानी कि प्राइम मिनिस्टर, देश के प्रेसिडेंट, देश के मिनिस्टर्स जो होते हैं उनको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, जो एक्चुअली में काम करते हैं, कानून बनाने का काम करते हैं, लॉ मेकिंग का काम करते हैं। नेक्स्ट है जुडिशरी। एंड वर्टिकल में कौन आते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। इसके बाद इसको कहा जाता है चेक्स एंड बैलेंस का कॉन्सेप्ट, और इसको कहा जाता है फेडरल सिस्टम। क्लियर है यहाँ तक? जल्दी से इस टेबल का भी स्क्रीनशॉट ले लो। देख सकते हो आप यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पावर शेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये किन चीजों में काम आता है? पहला, ये भेदभाव खत्म करता है, रिड्यूस द वायनेस, ये खत्म कर देता है। ये बैरिकेड लगाता है डिसीजन मेकिंग में, बिल्कुल नहीं, ये तो बहुत अच्छी चीज करता है। एकोमोडेट करता है और पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करता है। तो पहला, थर्ड और फोर्थ इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? आप क्वेश्चन को रीड कीजिए और फिर इसका आंसर चेक कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेना, सबका मिल जाएगा आपको आंसर इसका। क्लियर है? अब इस पूरे चैप्टर को जो हमने पढ़ा है ना, एक बार इसका मैं समरी बता देता हूँ आपको। पावर शेयरिंग क्या है? बहुत अच्छा तरीका है क्या चीज करने का? कॉन्फ्लिक्ट को रोकने का। दूसरा, बेल्जियम ने क्या किया? अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया। कितने टाइम्स? 4 टाइम्स किया। इसलिए ताकि अपने देश के लोगों को हैप्पी, खुश रखा जा सके, ताकि देश में शांति बनी रहे। नेक्स्ट, श्रीलंका ने क्या किया? एडॉप्ट किया मेजोरिटेरियनिज्म, यानी कि जो वहां पे मेजोरिटी में थे सिन्हाला, ये कॉन्सेप्ट उसने अपना लिया। और इससे क्या हुआ, जो तमिल्स जो कि वहां पे माइनॉरिटी में थे उनको दबा दिया, उनको सप्रेस्ड किया, जिस वजह से सिविल वॉर वहां पे शुरू हो गया। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है? सिंपल, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, सेम लेवल पे पावर को बांटा जाता है चेक्स एंड बैलेंस के कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट है वर्टिकल, यानी कि हायर से लोअर लेवल पे पावर को दिया जाता है, इसको बोलते हैं फेडरलिज्म। क्लियर है? तो ये हो गया हमारे पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट। और इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मैंने आपको अपने नोट्स में दिया है। ये रहा नोट्स, पूरा प्रॉपर इंग्लिश मीडियम में, चैप्टर की समरी भी है, क्वेश्चन आंसर भी है इसमें, और ये रहा मीडियम में। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ना मेरे दोस्त, मैं कसम से कह रहा हूँ, आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है,
और ना ही कहीं और कुछ देखना है। बस आपको सिर्फ इस नोट्स पेपर रीड कर लेना है जो मैंने आपको दिया, जिससे रिवीजन हो जाए। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। क्यों मैं आपसे ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मैं मोटिवेट हूँगा। जैसे आपको मोटिवेट करने के लिए कोई चाहिए ना, सेम दोस्त मुझे भी मोटिवेट करने के लिए आप चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताना। जो वीडियो चैनल पे आ गए उनको देख लेना। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें ज्वाइन कर लेना। सारे नोट्स आपको यही मिलेंगे। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत।